प्यारे बच्चों, मैं बलराम शर्मा, अध्यापक नवजीवन इंटर कॉलेज पटेहरवा, कुशीनगर। छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित विषय में मेंसुरेशन चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में आइए हम सबसे पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल किस प्रकार के होते हैं, इनके सूत्र क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, हम इसका परिधि भी किस प्रकार होते हैं, इन सभी का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। और फिर वृत्तों से संबंधित जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रफल हैं, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में वृत्त किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आपको एक चीज़ हम बता दें कि वृत्त जो है वह 2 डायमेंशन पिक्चर होता है, अर्थात द्विविमीय आकृति होती है। वृत्त को हम समतल पर बना सकते हैं, जबकि गोला जो है वह 3 डायमेंशन पिक्चर होता है, अर्थात त्रिविमीय आकृति होती है। और गोले को हम समतल पर नहीं बना सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और साथ ही साथ उसका आयतन भी होता है, जबकि वृत्त में केवल और केवल उसका क्षेत्रफल ही होता है। तो वृत्त की हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, कह सकते हैं, यदि हम समतल में कोई एक निश्चित बिंदु लें तथा इस निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ से जो आकृति निर्मित होती है उसे हम वृत्त कहते हैं। बताया गया कि समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त को निर्मित कर दिया, अर्थात बना दिया। तो यहाँ आपने देखा कि समतल में हमने एक निश्चित बिंदु लिया और इस निश्चित बिंदु के चारों समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के जो बिंदुपथ थे उनको हमने मिलाया, तो इस प्रकार एक आकृति बनी और इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं, अर्थात सर्किल कहते हैं। अब इस वृत्त में जो निश्चित बिंदु है, उस निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और इसे O या C से हम प्रदर्शित भी करते हैं। इसके बाद जो निश्चित दूरी है, उस निश्चित दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, अर्थात रेडियस कहते हैं। और इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित भी करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि OB, ये जो दूरी है वह वृत्त की त्रिज्या है। साथ ही साथ अगर हम इस वृत्त के पथ के अनुदिश एक चक्कर तय करने में जितनी दूरी चली गई होती है
उस दूरी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि कहने का मतलब यह है कि वृत्त के पथ के अनुदेश एक चक्कर तय करने में, एक चक्कर चलने में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आया तो इसके द्वारा एक चक्कर चला गया और इस एक चक्कर चलने में जितनी दूरी तय किया उस दूरी को हम यहाँ पर वृत्त की परिधि कहते हैं। अब यदि यह वृत्त की जो त्रिज्या है इसका अगर हम 2 गुना कर दें, वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना वृत्त का व्यास कहलाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि AOB यह वृत्त का व्यास है, अर्थात वृत्त का डायमीटर है। तो वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुने के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर हमने वृत्त की जो डिफिनीशन है उसको इस प्रकार बताया कि समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ से जो आकृति बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं, अर्थात सर्किल कहते हैं। तथा इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा इस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त के पथ के अनुदेश एक चक्कर चलने में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। अब यहाँ पर हमें वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है इसका भी हम अध्ययन करें कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वृत्त के पथ के अनुदेश एक चक्कर चलने में तय की गई दूरी को वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ से वह चल रहा है ऐसे, तो वृत्त के पथ के अनुदेश यदि उसने एक चक्कर की दूरी तय की तो इस एक चक्कर के चलने में जितनी दूरी होगी इस दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त का परिमाप कहते हैं या वृत्त की परिधि भी कहते हैं। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसे भी हम यहाँ पर अभी बताएंगे। अब इसके बाद हमें यह जानना है कि वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि है और जो वृत्त का व्यास है इनमें जो अनुपात होता है वह अचर अनुपात होता है और इस अचर अनुपात को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर यह कह सकते हैं आप कि परिधि और बटा व्यास बराबर होता है पाई, और इसे हम पाई बोलते हैं। ये एक यूनानी भाषा है और इस पाई का जो मान है, पाई का जो मान होता है वो 22/7 या 3.14 के लगभग बराबर होता है। तो अब यहाँ से हम यह जानते हैं कि परिधि बटा व्यास का जो अनुपात है वह एक अचर अनुपात है और इस अचर अनुपात को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम परिधि का मान निकालना चाहें तो परिधि बराबर क्या होगा, पाई गुणे व्यास होता है। इसको और थोड़ा आगे अगर सॉल्व करें हम तो परिधि
परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, यहाँ से 2r है तो इसको लिख दिया हमने 2r, तो ये मिला पाई 2 पाई r। परिधि की जो वैल्यू आई वह मिल गया 2 पाई r, अर्थात यह हम कह सकते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो उस वृत्त की जो परिधि होगी वह कितनी होगी, 2 पाई r के बराबर होगी। तो वृत्त की परिधि क्या आ गया, 2 पाई r हो गया। कब, जब वृत्त की त्रिज्या r होगी तब। अब इसके बाद यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल की बात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग, अर्थात पाई गुणे r स्क्वायर या पाई r स्क्वायर इसको कहते हैं हम, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई r स्क्वायर होता है। तो ये कब होता है, जब किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो उस स्थिति में वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो हमने लाइनिंग किया हुआ है वह वृत्त का पूरा क्षेत्रफल है। देख लीजिए यह जो है ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और इस क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं वह यही हैं कि जब वृत्त की त्रिज्या r होगी तो उस स्थिति में वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह पाई r स्क्वायर होगा और उस वृत्त की जो परिधि होगी वह 2 पाई r होगी। अब बात करें इसके मात्रक की, तो जो परिधि है वह एक लंबाई ही है, अर्थात एक लंबाई या दूरी है, और लंबाई या दूरी का मात्रक या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर होगा, यानी जो भी मात्रक यहाँ पर दिए गए होंगे वही मात्रक यहाँ पर लिख देना है। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई होगी तो यहाँ पर परिधि सेंटीमीटर में होगी, अगर यह मीटर में दी गई होगी तो परिधि मीटर में होगी। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है इसका जो मात्रक होता है वह वर्ग मात्रक होता है, वर्ग मात्रक। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्ग मात्रक इसलिए कहते हैं क्योंकि क्षेत्रफल में जो है यहाँ पर मात्रक का 2 बार गुणनफल हो जाता है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वर्ग मात्रक होगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि यह सेंटीमीटर में दी गई हो तो इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होगा, अगर यह मीटर में दिया गया हो त्रिज्या तो इसका मात्रक वर्ग मीटर होगा या मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि वृत्तों से संबंधित जो सूत्र हैं उनमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिनका हमें अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ पर ये जान चुके कि वृत्त की परिमाप या परिधि कितना होता है भाई, 2 पाई r होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब इस चैप्टर में, वृत्तों से संबंधित इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई वृत्त दिया हो, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, केंद्र O है, यहाँ पर हम वृत्त को थोड़ा डार्क बना दे रहे हैं। इस वृत्त की त्रिज्या r है और इसका केंद्र O है। तो अगर मान लीजिए कि हमें अर्धवृत्त की बात करनी हो तो अर्धवृत्त में इस वृत्त का क्या होगा भाई, आधा होगा। तो यह AOB यह वृत्त का व्यास कहलाता है, और वृत्त का जो व्यास होता है
वह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यह देखिए, एक भाग यह है और एक भाग यह है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो इस वृत्त के अर्धक अगर कर देते हैं तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा और उस अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, हम इसके बारे में जानें। तो अगर अर्धवृत्त की बात करें हम, तो हम यहाँ पर अब इसको मिटा देते हैं। तो अब जो यह दिख रहा है वह एक अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त की हमें परिमाप और क्षेत्रफल की गणना करनी है। तो सबसे पहले तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वह वृत्त के क्षेत्रफल के आधे के ही बराबर होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा कर दीजिए, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसका मात्रक जो होगा वह वर्ग मात्रक ही होगा। तो यहाँ पर यह पहला एक सूत्र हमारे पास आ गया कि अगर अर्धवृत्त दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम क्या करते हैं भाई, उस वृत्त के क्षेत्रफल का अर्धक कर देते हैं। अब इसके बाद हमें इस अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि निकालना हो। तो देखिए, परिधि इसकी वृत्त के परिधि के आधे ही होगी। देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, और यदि हम यहीं पे लिख दें अर्धवृत्त की परिधि, अब यहां पर दोनों में अंतर आ जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप देखिए और अर्धवृत्त की परिधि में क्या अंतर आएगा। तो हम यह देख रहे हैं कि जो अर्धवृत्त का परिधि होगा वो कितना होगा भाई। तो वृत्त के परिधि में ये पूरा यहाँ से चलते थे एक चक्कर, और इसमें जो है क्या होगा, तो वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ही होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी जो वृत्त की परिधि है वह होती है 2 पाई आर, लेकिन हमें अर्धवृत्त की बात करनी है तो इसका आधा कर देंगे। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, पाई आर। तो ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि हो गया। इसका मात्रक होगा, जो भी मात्रक दिया गया होगा उतना ही होगा, क्योंकि ये एक लंबाई है या दूरी है। अब अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप का मतलब है परितः माप। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इसको माप रहा है तो यहाँ तक मापेगा और फिर ये भी मापेगा, तो ये जो होगा वह संपूर्ण इसकी परिमाप होगी। तो अब अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वह अर्धवृत्त की जो परिधि है उसमें इसके व्यास को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। तो यह हो जाएगा पाई आर, यानी अर्धवृत्त की परिधि, और प्लस क्या होगा, इसका जो व्यास है, तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना होगा। तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो आर धन आर मिलके कितना होगा, 2r। तो ये हो गया अर्धवृत्त का जो है परिमाप। अब इसके बाद हम यहाँ पर वृत्तों से संबंधित कुछ अन्य भी सूत्रों को बताते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि दो वृत्त दिए गए हों, यहाँ पर 2 वृत्त दिए गए हों, एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है। इसका केंद्र O है और इसका केंद्र O डैश है। अगर यह वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं
अगर यह वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तब इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो हम इसमें सबसे पहली कंडीशन कि यदि यह वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, इस प्रकार मान लीजिए कि यह वृत्त ऐसे है, ये वाला ओ डैश, और ये वाला जो वृत्त है वो इस तरह से, इसको ओ है, तो ओ डैश और ओ केंद्र वाले यह दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। तो इस स्थिति में इनके केंद्रों की जो बीच की दूरी होती है वह इनके त्रिज्याओं के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। अगर बात करें, मान लें कि इस वृत्त की त्रिज्या r1 है और इस वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई? r1 होगी और इसकी त्रिज्या r2 होगी। और अब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, बाह्यतः स्पर्श करते हैं। तो इस स्थिति में इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वह इनके त्रिज्याओं के योगफल के क्या होगी? बराबर होगी, अर्थात r1 प्लस r2 के क्या होगी? बराबर होगी। यदि यह वृत्त, दूसरी शर्त, यदि यह वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, ऐसे हो गया। मान लीजिए कि थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं हम। मान लीजिए एक वृत्त ऐसे है और इसका केंद्र मान लीजिए कि ओ डैश है, और एक और वृत्त है जो इसको अंतः स्पर्श करता है, ये मान लीजिए ओ है। तो देखिए इसके अंदर ये जो वृत्त है, बड़े वाले वृत्त को छोटा वाला वृत्त इसके अंदर स्पर्श करता है, अंतः स्पर्श करता है। तो उस स्थिति में इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यदि मान लिया जाए कि ये जो बड़ा वाला वृत्त है जिसका केंद्र ओ डैश है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम कि r1 है, और ये जो छोटा वाला वृत्त है जो ओ केंद्र वाला है, इसकी त्रिज्या मान लिया r2 है। तो इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, वह कितनी होगी? तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम घटा लेते हैं, अर्थात इनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा r1 माइनस r2 के क्या होगी? बराबर होगी। तो बताया गया कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उस स्थिति में इनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के क्या होगी? बराबर होगी। और यदि वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ योगफल के बराबर होगी और यहाँ पर अंतर के क्या होगी? बराबर होगी। अब इसके बाद हम इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसे हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।